वाला जी, हमारे यहाँ के सांसद, सभी विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में हमारे बराक वैली के सज्जन वृंद, माताएं, बहनें, हमारे आदरणीय बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये जो विजय संकल्प रैली, जिसे आप विजय संकल्प रैली बोलते हैं, इसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला है और मैं आयोजकों को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विजय संकल्प रैली की शुरुआत बराक वैली से किया है, जहां भारतीय जनता पार्टी की नींव है और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अगर यश पकाया है तो वह यश हमें बराक वैली में आशीर्वाद के रूप में मिला है। इसलिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। हमें याद है 1991 जब हमारा काम धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा था, उस समय अगर किसी ने आशीर्वाद दिया था और एक तरफा आशीर्वाद दिया था तो वो बराक वैली था, जहां से 9 जन विधायक बने और 2 जन सांसद बने। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जब मैं असम में आया हूं तो मैं महान पुरुष संत श्रीमंत शंकर देव जी को, उनके शिष्य माधव देव जी को, हमारे अजान फकीर जी को जहां मैं नमन करता हूं, वही स्वतंत्रता सेनानी ताजी मैंड्रेन जी को, हमारे हेम बरुआ जी को नमन करता हूं और मैं याद करता हूं भूपेंद्र हजारिका जी को, हमारे जिन्होंने असम को एक पहचान देश में संस्कृति के दृष्टि से दी है। इन सबको मैं नमन करते हुए आगे बढ़ता हूं। मित्रों, मैं सबसे पहले तो असम की जनता को बधाई देना चाहता हूं और असम की सरकार को, सर्बानंद सोनोवाल जी को, हेमंत बिश्व शर्मा जी को, हमारे रंजीत दास जी को, पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाया है और आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। एक सरकार और पार्टी मिलकर, मुझे खुशी है आपसे चर्चा करते हुए कि 2016 में सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी, फिर चाहे लोकसभा का चुनाव था, फिर चाहे उपचुनाव विधानसभा का था, फिर चाहे जिला परिषद का चुनाव था, फिर चाहे टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव था, फिर चाहे वो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव था। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 241 सीटों में 190 सीटें भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश, और अगर मैं ईटानगर के म्युनिसिपल कमेटी कॉर्पोरेशन की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं पासीघाट के म्युनिसिपल कमेटी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान खेल रहा है। अभी राजस्थान के चुनाव में कहते थे किसान का आंदोलन चल रहा, चुनाव पंचायत के थे, किसानों ने एक तरफा आशीर्वाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को दिया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। सिलवासा में चुनाव हुआ, वहां भी भारतीय जनता पार्टी। गोवा में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी। 40 में से 30+ सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ गई। इसलिए मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में टीम इंडिया, सारे बीजेपी एक साथ लगकर
और सारे देश में मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए भारत की जनता आतुर है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं आसाम की बात करूं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आसाम की संस्कृति, असम की भाषा, अहम की भाषा, अहम का अपना अस्तित्व, इन सारी चीजों को संभाल के रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संभाल के रखा है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अहम की संस्कृति, अहम की भाषा, ये सबको हमेशा अगर किसी ने तवज्जो दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। यहां के अधिकारों के बारे में भी चर्चा हुई तो उसके प्रति भी अगर संवेदना रखी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। इस बात को समझना चाहिए। ये असम का आंदोलन जब चल रहा था तो इसको देशव्यापी बनाने में सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाई। सारे देश में इस नारे को गुंजाया था, श्रीनगर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। केरल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और असम आंदोलन के साथ सारे देश में भारतीय जनता पार्टी सदा सदा खड़ी रही। इसको हमको समझना चाहिए। असम की भाषा बहुत ही अच्छी भाषा और इसको संभाल करके रखने की जिम्मेवारी हम सब की है, जिसको हम लोगों ने किया है। और असम को देश में भी स्थान देने की बात आई तो वो हमेशा एनडीए की सरकार रही है। फिर चाहे वो भारत रत्न देना हो भूपेंद्र हजारिका जी को तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है। अगर हमारे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोले जी को देना हो तो वो अटल जी की सरकार होती है जो भारत रत्न से सम्मानित करती है। इसलिए असम की संस्कृति, असम का नेतृत्व, असम के अस्तित्व को अगर किसी ने पहचाना और उसको देश में स्थान देने का काम किया है तो वो एनडीए की सरकारों ने किया है। बहुत शांति तरीके से लोगों का विकास के लिए हम काम करते रहे। यहां 6 कम्युनिटीज, 6 प्रजातियां जिनको हम लोगों ने एसटी का स्टेटस दिया, लेकिन एसटी के स्टेटस देने में किसी का हक नहीं छीना, उनका हक बरकरार रखते हुए इनको भी एसटी का स्टेटस दिया। फिर चाहे वो मोरन हो, मोटोक हो, कुछ राजवंशी हो, ताई अहोम हो या फिर आदिवासी टी ट्राइब्स के लोग हो। आपने कभी देखा कि कांग्रेस सरकार ने हिम्मत की? कभी इन लोगों के बारे में सोचा? कभी इस तरीके की बातचीत की? इसको रखने का काम अगर किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बोडो आंदोलन पिछले 50 साल से चल रहा है। मैं सही बोल रहा हूं? 50 साल से चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या यह सच्चाई नहीं थी कि 4000 से ज्यादा जानें चली गई? लेकिन मुझे खुशी है कि बोडो अकॉर्ड के दृष्टि से सारे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड के लोगों ने अपने हथियार रख दिए और असम की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी उसको भी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा करके बोडो अकॉर्ड करके उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। और इसके साथ साथ 1500 करोड़ रुपए उनको बोडोलैंड के लोगों को ठीक से स्थापित करने के लिए देने का काम किया। अगर हम बात करें, हमारे पड़ोस की जगह है त्रिपुरा। लंबे समय से ब्रू रियांग की झगड़ा चल रहा था, इसको भी सुलझाने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने इसको सुलझाया और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको नीतिगत फैसले तक ला करके 600 करोड़ रुपए दे करके भी और ब्रू रियांग के लोगों को 36,000 इंटरनली डिस्प्लेस्ड फैमिली को ठीक से बसाने का काम किया है। बॉर्डर का लैंड डिस्प्यूट, ये लैंड स्वैप, ये भी अगर हुआ, असम की जनता इससे दुखी थी। घुसपैठ के चांस थे। लगभग 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का इलाका था जहां रुकावट नहीं हो पाती थी, लेकिन जमीन का स्वैप करके इसको भी अमली जामा पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट लगा करके
असम की जनता को घुसपैठ से बचाने का काम, इसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के शासन में प्रोजेक्ट भी चलता था, काम भी चलता था, कभी खत्म नहीं होता था, दाम बढ़ा दिए जाते थे, एस्केलेट कर दिए जाते थे, लेकिन काम खत्म नहीं होता था। एनडीए की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, 2016 में सर्बानंद सोनोवाल जी बैठे, भूपेन हजारिका जी का नाम पर बनने वाला सेतु उसको कंप्लीट का जो बोगी बील ब्रिज था वो भी कंप्लीट कर दिया गया। असम का जो गैस क्रैकर प्रोजेक्ट था उसका भी काम पूरा हो गया। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। उत्तर यूपीए की सरकार में असम को 50,000 करोड़ मिला और बीजेपी एनडीए की सरकार में 3 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए असम को मिला। अभी अगर नए प्रोजेक्ट की बात करें, मुझे खुशी है कि मैं मोदी जी की सरकार में पहले मंत्री था। मुझे खुशी है कि गुवाहाटी को, असम को एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दे पाया हूं। 1350 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और प्रति वर्ष उसमें 2000 करोड़ रुपए का रेकरिंग खर्च होगा। आपके लोगों को अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपके लोगों को कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। आपके लोगों का इलाज बढ़िया से बढ़िया इलाज और वर्ल्ड क्लास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है, वर्ल्ड क्लास बन रहा है। यही नहीं, अभी सर्बानंद जी चर्चा कर रहे थे, हमारे हेमंत दास जी ने बताया 9 मेडिकल कॉलेज, 9 ही है ना, 8 मेडिकल कॉलेज। और अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने 835 करोड़ रुपए का एक नया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मोदी जी की सोच देखो, हर 2 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में हर तीसरे जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इसकी बात उन्होंने कही। और जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने यहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया, डिब्रूगढ़ में गया वहां मैंने बिल्डिंग दी, उसी तरीके से नवगांव में गया वहां बिल्डिंग दी। यानी भारतीय जनता पार्टी, और मैंने नहीं दी, ये मोदी जी का आशीर्वाद जो आपको मिला है, असम की जनता को मिला है, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से नुमाली रिफाइनरी, उसमें 22,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसी तरीके से नुमालीगढ़ की जो बायो रिफाइनरी है उसमें लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी में ब्रिज बनने का जो काम चल रहा है ब्रह्मपुत्रा पर, वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। 15 नए नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, 31 स्टेट रोड हाईवेज को हाईवे बनाया गया है और 5 नए ब्रिज ब्रह्मपुत्रा पर बन रहे हैं। यह असम की बदलती तस्वीर है जिसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, उसी तरीके से असम पीछे नहीं रहा है। मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जब सर्बानंद सोनोवाल जी ने सरकार संभाली तो यहां पर टॉयलेट्स बनने की स्थिति यह थी कि लगभग 70%, 30% टॉयलेट्स नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया और मुझे खुशी है कि 11 करोड़ जो टॉयलेट्स बने, 35 लाख टॉयलेट्स यहां असम में बने और अब 100% ओडीएफ हो गया है असम। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। आपको मालूम नहीं गांव की तस्वीर कैसी है। गांव में बहनें सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्य क्रम करने के लिए। ये विमेन एम्पावरमेंट मोदी जी ने दिया। आज घर घर में टॉयलेट्स बने, 35 लाख टॉयलेट असम में बने हैं और 100% आज ओडीएफ हो गया और महिलाओं को कितनी बड़ी एम्पावरमेंट हुई, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जनधन योजना, 40 करोड़ लोगों के खाते खुले और बहनों के विशेष करके बता रहे थे कि 22 करोड़ लोगों को उनके खाते खुले हैं। मुझे खुशी है कि असम में लगभग 1 करोड़ 66 लाख नए अकाउंट खोले गए और कोविड के दौरान 20 करोड़ बहनों को मोदी जी ने बिना किसी हस्तक्षेप के 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए 1500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंचा दिए जब लॉकडाउन लगा हुआ था। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। उसी तरीके से गैस सिलेंडर, जहां 8 करोड़ गैस सिलेंडर बटे
वहीं 35 लाख कनेक्शन जो थे वो आसाम को मिले हैं, 35 लाख बहनों को। आपको गांव की तस्वीर मैं बताना चाहता हूं। हमारी बहनें 5 बजे उठती थी, जंगल में जाती थी, लकड़ी काट के लाती थी और लकड़ी काटने के बाद फिर वो चूल्हा जलाती थी और चूल्हा जलाते समय 200 सिगरेट का धुआं, उस धुएं को अपने छाती में लेती थी। आज 35 लाख लोगों को मोदी जी ने गैस का मुफ्त कनेक्शन दे दिया। सुबह उठो, गैस ऑन करो, चाय बनाओ, घर के लिए खाना बनाओ, तैयार हो जाओ और काम में जुट जाओ। ये छोटी घटना नहीं है। अगर मैं बात करूं सौभाग्य योजना की, तो लगभग 2 करोड़ 60 लाख नए बिजली के कनेक्शन दिए गए।